क्या एमबीए की बड़ी बड़ी डिग्रियां भी उस कमाई की गारंटी नहीं देती जो एक छोटी सी पान की दुकान दे सकती है? एक 34 साल की एमबीए ग्रेजुएट की कहानी ने इस सवाल को जन्म दे दिया है। दरअसल अपने मोहल्ले के एक पान दुकानदार की करीब 1 करोड़ रुपए की दुकान और कार देखकर इस व्यक्ति के होश उड़ गए। इसके बाद जब उसने जो है आसपास नज़र दौड़ाई तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जूस बेचने वाले और छोटे दुकानदार भी जो है अच्छी कमाई के साथ संपत्ति बनाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ एमबीए की डिग्री होने के बावजूद खुद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा ये शख्स सोचने लगा कि आखिर पैसा कमाने के लिए डिग्री जरूरी है या बिजनेस की समझ। रेडिट पर भी सर, जो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर भी शुरू हुई बहस ने नौकरी, डिग्री, छोटे कारोबार और करोड़ों की वेल्थ को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सर, ये सवाल बड़ा मौजूद है, बड़ी अच्छी खबर इसको आज हम लोगों ने मनी सेंटर में ली है। हर एक आदमी इसी रसाकसी में जीवन काट देता है कि हम नौकरी करें कि बिजनेस करें। बिजनेस कर लिए होते तो करोड़पति रहते, और बिजनेसमैन सोचता है कि अगर भाई बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा है, इससे अच्छा कोई सरकारी नौकरी कर लेते, प्राइवेट ही नौकरी कर लेते, कहीं तो है बंधा हुआ एक मंथली अमाउंट आता। इस दोनों मतलब इन चीज़ों की रसाकसी का क्या समाधान है और इस व्यक्ति की क्या समस्या है? देखिए, अभी बिल्कुल हाल में आईएलओ की एक रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। उस रिपोर्ट में विशाल भारत को लेकर, हालांकि रिपोर्ट पूरे ग्लोबल दुनिया के लिए है, लेकिन भारत को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई है रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत इस वक्त एक एंट्री लेवल जॉब की क्राइसिस से गुजर रहा है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, हम लोगों ने एक बार, आपको याद भी होगा, एक बार मनी सेंट्रल में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि साहब जो ग्रेजुएट हैं या जो सेकेंडरी प्लस जिनकी पढ़ाई है 12वें के ऊपर जिनकी पढ़ाई हुई है, यानी पढ़े लिखे लोग, उनके सामने जॉब का संकट ज़्यादा गहरा है, उनके सामने अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस ज़्यादा बड़ी है। 6.5% से ज़्यादा का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है इस तबके के भीतर जो 12वां पास या उससे ऊपर की पढ़ाई कर चुका है जी। तो अब देश के सामने एक बड़ा सवाल विशाल इस बात का है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन था व्यक्ति, वो तो उसको क्रॉस करके लोअर मिडिल क्लास में आ जा रहा है। मिडिल क्लास से आप एवरेज मिडिल क्लास में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन एवरेज मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या रिच बनने का जो सफर है, वहां पर जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे एमबीए की डिग्री की हो, चाहे इंजीनियरिंग किए हुए, उनके सामने एक बड़ी क्राइसिस है। ये पूरा का पूरा जो तबका है, जिसको सौरभ मुखर्जी भी अपनी किताब में भी कह चुके हैं, व्हाइट कॉलर जॉब, ये पूरा का पूरा तबका ठहर गया है। भारत की जो मिडिल क्लास क्राइसिस है, वो दरअसल भारत की जॉब की न होने की, या जॉब है लेकिन उसमें सैलरी के न होने की क्राइसिस है। और सैलरी मिल रही है तो उसमें स्टैग्नेंट हो गए हैं, आपके ले-ऑफ्स हैं सर, उसमें आपका जो कमाई का जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो गया विशाल। तो ये अपने आप में एक बड़ी क्राइसिस है, और इसी ने जो तमाम जो तबका है, जो पढ़ा लिखा है, उसके सामने एक बड़ा सवाल इस बात का खड़ा कर दिया है कि साहब, मैं अपने आस पड़ोस मोहल्ले के जिस दुकानदार को जानता हूँ, या मेरे साथ पला बढ़ा कोई लड़का जिसने अपना बिजनेस खोल लिया, वो आज ज़्यादा कहीं बेहतर कर रहा है, या मैं शहर चला आया और मेरा दोस्त गांव में है, वो गांव में ज़्यादा बेहतर किसी धंधे पानी में काम कर रहा है, और मैंने शहर में इतने साल नौकरी करके भी कुछ ऐसा हासिल नहीं किया रिमार्केबल, जो मैं अपना रिटायरमेंट भी आराम से काट सकूं। तो ये एक बड़ी क्राइसिस है, जिसकी जड़ में भारत में जो नौकरियां हैं, उनमें सैलरी का, उनके जो प्रोफेशनल जो नॉलेज है, उसके हिसाब का ना होने। और सर देखिए ना, इसी बात को अगर आप सीए जो है अनंत नागेश्वर साहब से अगर इस कहानी को जोड़िएगा, उन्होंने भी हाल फिलहाल के वक्त में जो है ऐसी बातें कही थी कि अब लोग जो है स्किल बेस्ड जो है नौकरियों पर जो है थोड़ा फोकस करें, जैसे प्लम्बिंग का काम सीखें, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का काम सीखें, इसके अलावा साजो सज्जा वाला काम जो है उस पर ध्यान दें, ताकि उससे जो है उनको ज़्यादा कमाई मिल सके। क्या इन दोनों कहानियों में कोई सिमिलैरिटी है? नहीं, बिल्कुल है। और न केवल आपके सीए जो अनंत नागेश्वरन है वो ये बात कह रहे हैं, बल्कि रघुराम राजन तमाम दफ़ा इस बात को कह चुके हैं कि साहब, भारत में लो क्वालिटी की जॉब्स हैं, जो जॉब क्रिएट भी हो रही हैं, उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं है। हाँ, गिग वर्कर्स को आप देख लीजिए, चाहे सामान पहुंचा, चाहे आप डिलीवरी कर रहे हैं, या फिर आप बाइक या टैक्सी चला रहे हैं, ये तमाम जो नौकरियां, कहने के लिए आप ये कह सकते हो कि साहब भारत में 1.5 करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स हैं, या डिलीवरी बॉयज हैं, और इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी जॉब, उनके जॉब के नेचर, उनके साथ मिलने वाली जॉब की कंडीशंस, और किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी का ना होना, वो ये बताता है कि आप जिस तबके में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस तबके से वेल्थ क्रिएशन के तबके में पहुंचने में आपके लिए बहुत मुश्किल है जी। और इसीलिए जो
नौकरी का होना भी इस बात की गारंटी भारत में नहीं दे पा रहा कि आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट, बड़ी या ठीक ठाक वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे जिससे आपके या आपके बच्चों का गुजारा हो पाएगा। लेकिन प्रवीण सर, इस बीमारी की जड़ को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उसके अगर आप कोर में देखेंगे सर, तो एजुकेशन, शिक्षा जो है, शिक्षा की पद्धति को देखिए, वो मुझे बड़ा कारण दिखता है। क्योंकि देखिए कई रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी सर, उसमें ये कहा गया कि इंजीनियर्स तो इस देश में निकल रहे हैं, लाखों में निकल रहे हैं, लेकिन अगर उनको हम जॉब देने जाते हैं तो जो हमें रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, स्किल सेट्स चाहिए, वो उनमें मिलता ही नहीं है। तो इसलिए जो है 90 या 95% जो इंजीनियर्स हैं, बीटेक होल्डर्स, एमटेक होल्डर्स हैं, उनको हम अपने जॉब में जो है इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर सकते। तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? नहीं, ये बिल्कुल वाजिब जो है वो तर्क है कि जो लोग पढ़कर भी आ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, चाहे वो MBA किए हुए हैं, उनके पास उस तरह के स्किल सेट का अभाव है जो इंडस्ट्री को चाहिए। लोग अपना कोर्स कर लेते हैं, पूरा अंडर ग्रेजुएट का पूरा कोर्स कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर लिया, उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में पहुंचते हैं तो आप जो सीख कर आए हैं और जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसके बीच में एक गैप है, और इसको फिल करने में ही 4-5 साल का वक्त लग जाता है। भले आपको नौकरी मिल जाए, आप इंटर्नशिप करते हैं, ट्रेनी होते हैं, उसके बाद आपको लंबा चौड़ा बिल्कुल जूनियर लेवल पर काम करके तब आप उस चीज़ को सीख पाते हैं। तो पहली तो समस्या की जड़ है कि आपको अपने कोर्सेज को इंडस्ट्री के हिसाब का बनाना होगा, रिक्वायरमेंट क्या है और आप सिखा क्या रहे हैं, इसके बीच में तमाम जो संस्थान हैं उनमें गैप दिखाई देता है। करिकुलम का गैप है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, और इस चीज़ को तय करना होगा। मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को 8th के बाद आपको सीधा तय करना होगा। 9th की एजुकेशन के ऑनवर्ड्स आपको बिल्कुल टारगेटेड तरीके से, अप्रोच से आपको बच्चों को पढ़ाना होगा कि साहब आपके काम का कौन सा सब्जेक्ट है। मसलन बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग करते हैं, उनको केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री का जिस कोर्स में है, सपोज आप मान लीजिए जो CSE से इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से स्ट्रीम लेकर जो इंजीनियरिंग कर रहा है बीटेक, उसको फर्स्ट ईयर में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसके जीवन में या उसके करियर में उस केमिस्ट्री का क्या पर्पस है, तो वो करिकुलम डिज़ाइन क्यों किए गए, क्यों उनको उसके ओरिएंटेड। इसका एक और पहलू है। दूसरा पहलू है कि, और जो मैं अभी बिल्कुल रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हमारा डिस्कशन भी हुआ था, भारत असल में दुनिया के उन देशों में है जहां ज़्यादा जॉब जो प्रोवाइडर हैं वो छोटी कंपनियां हैं या इनफॉर्मल सेक्टर है जो ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर रहा है। दुनिया के बाकी अगर आप विकसित इकोनॉमीज में देखेंगे, चाहे अमेरिका को देख लीजिए, चाहे ब्रिटेन को देख लीजिए, या चीन को देख लीजिए, या वियतनाम को देख लीजिए, वहाँ बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़े जो रिक्रूटर हैं या बड़े एम्प्लॉयर हैं, छोटी कंपनियों पर एम्प्लॉयमेंट का भार कम है। भारत इस मामले में बिल्कुल उल्टा है। भारत में छोटी कंपनियां ज़्यादा नौकरियां दे रही हैं, बड़ी कंपनियां कम नौकरियां दे रही हैं। सर, आपने डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का जो है जिक्र किया, तो वो तो अपने एजुकेशन पर जो है अपने GDP का बहुत अधिक हिस्सा जो है स्पेंड करते हैं। भारत को लेकर कहा जाता है कि जब नई सरकार आई, वो तो उसके पहले वाली जो सरकार है वो ज़्यादा 6% से अधिक जो है एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करती थी, लेकिन वो घटते घटते कम कर दिया गया। इसको लेकर RSS के प्रमुख जो है मोहन भागवत साहब, वो भी कहते हुए नजर आए कि भारत को जो है 6% अपने GDP का एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। ये इसमें हम कब सुधार लाएंगे सर? नहीं, बिल्कुल वो 6% का तो आंकड़ा सरकारों को तय करना होगा कि कैसे आप अपनी जो सरकार का जो बजट है उसका एक बड़ा पार्ट आप किस तरह से, चाहे हेल्थ केयर हो या एजुकेशन हो, दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है सरकारों को वहाँ पर एक बड़ा पुश देने की ज़रूरत है। आपको देखिए, अभी NEP 2.0 सरकार लेकर आई 2020 में जी, उसके बावजूद शिक्षा की पद्धति 6 साल अभी हो गए हैं, किसी भी तरह का ऐसा सुधार बड़ा दिखाई नहीं देता स्कूली एजुकेशन में विशाल, और बहुत बड़ा आमूलचूल बदलाव भारत का एजुकेशन सेक्टर भी तमाम जो दूसरे सेक्टर हैं उनकी तरह बिल्कुल बेसिक ओवरहॉलिंग की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। पूरा टॉप टू बॉटम आपको रिफॉर्म वहाँ पर करने होंगे। और नॉट ओनली सर एजुकेशन पर, इनफैक्ट R&D पर जो हमारा जो प्रतिशत है GDP का एकदम नगण्य है, 1% से भी कम है, उसको भी बढ़ाए तो आदमी को कुछ जो है राहत मिलता हुआ दिखे। लेकिन सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपने एंट्री जॉब्स को लेकर अपने संबोधन में एक बात कही कि वहाँ बड़ी क्राइसिस है। सर, कई लोग तो एक समस्या से गुजर रहे हैं कि हमने पढ़ लिया
अब भाई हम जा रहे हैं, प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें हमको कोई ले ही नहीं रहा है हमको प्लेसमेंट में। एक समस्या ये है कि भाई कुछ लोग अच्छा पढ़े लेकिन उनको जो है जॉब जब मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि आप थोड़ा स्किल है कि नहीं, इंटर्नशिप आपने कहीं से किया है कि नहीं किया। इसको लेकर सरकार ने बड़ी अच्छी योजना लाई, पीएम जो है इंटर्नशिप योजना, उसका हाल क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उस मामले पर भी क्या सुधार करने की जरूरत है सर? पीएम इंटर्नशिप स्कीम सरकार लेकर आई, सरकार चाहती थी कि 1 करोड़ जो है लोगों को इंटर्नशिप मिले। सरकार ने उसमें पहली सैलरी को रिम्बर्स करने की और तमाम तरह की सहूलियतें दी, लेकिन उसमें कंपनियां पर्याप्त संख्या में लोगों को ले पाने में ही नाकामयाब रही हैं। मतलब ये स्कीम भी तमाम जो जॉब से रिलेटेड जो दूसरी स्कीमें हैं सरकार की, स्किल डेवलपमेंट वाला आया था, उसकी तरह ही यहाँ पर भी जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इसके जिम्मेवार कौन है सर? ब्यूरोक्रेट? नहीं, देखिए इसके जिम्मेवार ब्यूरोक्रेट्स नहीं है आपका, नहीं, उसका जिम्मेवार ब्यूरोक्रेट या सरकार नहीं। सरकार तो पॉलिसी लेकर आई, लेकिन आप एक उस लेवल पर रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जहां रिफॉर्म कारगर तब होगा विशाल जब बिल्कुल बॉटम लेवल पर आपका रिफॉर्म होगा। तो आप कहना चाहते हैं ग्रास रूट लेवल पर पहले रिफॉर्म करिए, तब उसके बाद ऊपर बिल्कुल आप पूरी की पूरी एजुकेशन लेवल को ठीक कीजिए। इसीलिए देखिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एक के बाद एक गवर्नमेंट्स आई। बीजेपी की एनडीए सरकार को भी 15 साल हो जाएंगे इसी 28-29 में। इसके बावजूद जो जॉब की क्राइसिस है, जबकि इकोनॉमी किस तेजी से एक्सपेंड की है, लेकिन जॉब की क्राइसिस लगातार सस्टेन कर रही है विशाल, क्योंकि आप जो बॉटम से चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आप टॉप पर कुछ कॉस्मेटिक चेंज करेंगे उससे बदलाव नहीं बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है सर कि टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप अप्रोच अगर रखेगी सरकार, नॉट ओनली सरकार, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, तभी इस देश की जो स्थिति है वो बदलती हुई नजर आएगी।